जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारी ये श्रृंखला का नाम है जैन दर्शन सच को कैसे देखें, और आज हम इसके 7वें भाग पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और आज का विषय है मतभेद और संवेदनशील सोच। बिल्कुल। श्रोताओं को बस ये याद दिला दूं कि अगर पिछले भाग नहीं सुने हैं तो इस चर्चा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए श्रृंखला को शुरुआत से सुनना बेहतर रहेगा। जी, पिछले भाग में दृष्टि और वास्तविकता पर बात करते हुए हमने एक बहुत ही दिलचस्प विचार समझा था कि सत्य सिर्फ वस्तु में नहीं होता, हमारी दृष्टि में भी होता है। जैसे ही हमारी परिस्थिति, हमारा स्थान या कहिए हमारी मेंटल स्टेट बदलती है, हमारी वास्तविकता भी बदल जाती है। और मुझे लगता है यही विचार आज की चर्चा की नींव है। अगर हर किसी की वास्तविकता उसकी अपनी दृष्टि पर निर्भर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबकी वास्तविकताएं थोड़ी थोड़ी अलग होंगी, और जहां अलग अलग वास्तविकताएं हैं वहां मतभेद तो होगा ही। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये मतभेद आखिर पैदा ही क्यों होते हैं, और क्या जैन दर्शन के पास इन्हें सिर्फ सहने का नहीं बल्कि समझने और शांत करने का कोई रास्ता है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारी ये सारी बातचीत किसी मॉडर्न साइकोलॉजी या बाहरी विचारों पर आधारित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से 4 मूल जैन ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य उमास्वामी का तत्वार सूत्र, आचार्य समंतभद्र की आप्तमीमांसा, पारंपरिक नए साहित्य और आचार्य कुंद का प्रवचन सार। कमाल है कि हजारों साल पहले ही इन ग्रंथों ने इस विषय की इतनी गहराई को छू लिया था। जी। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। हम सब अपने जीवन में हर रोज मतभेद का सामना करते हैं, घर में, दफ्तर में, दोस्तों के बीच, हर जगह। हाँ, और आमतौर पर हम इसे एक समस्या मानते हैं, एक कमी या किसी की गलती। क्या जैन दर्शन भी इसे इसी तरह देखता है या उसका कोई और नजरिया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर जैन दर्शन की सोच बाकी दुनिया से थोड़ी अलग हो जाती है। कैसे? देखिए, जैन दर्शन मतभेद को मनुष्य की कोई कमी या गलती नहीं मानता। वो कहता है कि ये तो बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक? हाँ, ये किसी की बुरी नीयत का नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि और हमारी जानकारी में जो अंतर है उसका एक नेचुरल रिजल्ट है। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि 3 गहरे कारण काम करते हैं। अच्छा, तो ये कोई मोरल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक तरह से देखने या जानने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये 3 कारण क्या हैं? पहला और सबसे सीधा कारण है दृष्टिभेद। दृष्टिभेद? इसका सरल सा मतलब है, मैं दुनिया को वहीं से देख सकता हूँ जहां मैं खड़ा हूँ। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में समझाते हैं कि हमारा हर अनुभव हमारी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। आपका स्थान, आपकी परिस्थिति, यहाँ तक कि उस पल की आपकी मानसिक स्थिति, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपको क्या महसूस होगा, क्या दिखेगा। मतलब 2 लोगों का देखने का कोण कभी भी बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो अगर 2 लोग एक ही तस्वीर को देख रहे हों तो एक को उसमें खुशी दिख सकती है और दूसरे को उदासी। और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत नहीं है। एकदम सही। उनकी उस समय की मानसिक स्थिति उनकी दृष्टि को रंग दे रही है। दृष्टि बदलते ही अर्थ बदल जाता है। ये तो हुआ पहला कारण। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी दृष्टि या हमारा नजरिया तो एक जैसा होता है, फिर भी हमारी राय अलग होती है। हाँ, ऐसा होता है। शायद इसका संबंध जानकारी से है। जैसे किसी विषय पर मुझे कुछ पता है और सामने वाले को कुछ और। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कारण है ज्ञान सीमा। इसका सूत्र है, जितना ज्ञान उतना निर्णय। जितना ज्ञान उतना निर्णय। हाँ, आचार्य समंतभद्र ने सदियों पहले ये मनोवैज्ञानिक सत्य पकड़ लिया था कि हमारा हर फैसला हमारे अधूरे ज्ञान पर टिका है। हम उतना ही जानते हैं जितना हमने सुना है, अनुभव किया है, या जितनी हमारी समझने की क्षमता है। जब हमारा ज्ञान ही आंशिक है तो हमारा निर्णय पूरा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि ज्यादातर बहसें इसलिए होती हैं क्योंकि एक व्यक्ति के पास कहानी का एक हिस्सा है और दूसरे के पास दूसरा। बिल्कुल। और दोनों अपने अपने हिस्से को ही पूरी कहानी मानकर चल रहे हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे सूक्ष्म कारण, नए भेद। नए भेद? नए का मतलब है किसी भी चीज को देखने का एक विशेष दृष्टिकोण या पहलू। जैन दर्शन कहता है कि हर वस्तु में अनंत गुण होते हैं, अनंत पहलू होते हैं, लेकिन हम एक बार में केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे पाते हैं। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए 2 लोग एक प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। एक कहता है ये काम बहुत आसान है, दूसरा कहता है नहीं ये बहुत कठिन है।
अब यहाँ झगड़ा हो सकता है। हो सकता है। लेकिन अगर हम नए भेद से देखें तो शायद पहला व्यक्ति व्यवहार नए से बात कर रहा है, यानी काम के जो स्टेप्स हैं वो सीधे और सरल हैं। पर दूसरा व्यक्ति निश्चय नए से बात कर रहा है, मतलब अपनी क्षमता, अपने संसाधनों को देखते हुए उसे वो काम कठिन लग रहा है। अच्छा, तो दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं, बस वे अलग अलग पहलू देख रहे हैं। जी। वाह। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रखें तो जैन दर्शन ये कह रहा है, दृष्टि बदलती है तो अनुभूति बदल जाती है, ज्ञान बदलता है तो निर्णय बदल जाता है, और नए बदलता है तो अर्थ बदल जाता है। बिल्कुल। ये तो मतभेद को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये कोई जंग नहीं बल्कि एक पहेली बन जाती है जिससे मिलकर सुलझाना है। बिल्कुल सही कहा, ये समझ में आता है। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है। मान लीजिए एक ही कानून की किताब है, शब्द भी वही हैं, फिर भी दो वकील उस पे पूरी तरह अलग अलग बहस कैसे कर लेते हैं। यहाँ तो देखने का कोण बदलने जैसी बात नहीं है, शब्द तो सबके लिए एक ही हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। जैन दर्शन कहता है कि वस्तु एक हो सकती है, लेकिन उसे समझने के दृष्टिकोण अनंत हो सकते हैं। अनंत? हाँ, और इसकी वजह सिर्फ नए भेद नहीं है, बल्कि एक और गहरी चीज है जिसे हम भाष्य परंपरा या कहिए व्याख्या का अंतर कह सकते हैं। इसका सूत्र है शब्द एक, अर्थ अनेक। मतलब शब्दों का अपना कोई एक फिक्स्ड अर्थ नहीं होता? नहीं होता। प्रवचन सार हमें बताता है कि कोई भी कथन उसके शब्दों से ज्यादा बोलने वाले और सुनने वाले की आंतरिक स्थिति से प्रभावित होता है। उस शब्द की व्याख्या हमारी क्षमता, हमारे पुराने अनुभव, हमारे संस्कार और उस समय हमारा उद्देश्य क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करती है। कोई उदाहरण? जैसे एक ही वाक्य है, यह काम कठिन है। एक व्यक्ति जो शायद थोड़ा निराश है, उसके लिए इसका मतलब है ये असंभव है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उत्साही है, उसके लिए इसका मतलब है ये एक चुनौती है जिसे मेहनत से पूरा किया जा सकता है। शब्द वही हैं, लेकिन मन की स्थिति अलग होने के कारण व्याख्या पूरी तरह बदल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम संवाद करते हैं, हम सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि अपनी पूरी आंतरिक दुनिया का लेन देन कर रहे होते हैं। और इसीलिए एक ही तथ्य को देखकर भी दो लोग बिल्कुल अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, यह दृष्टि की स्वाभाविक विविधता है, कोई दोष नहीं। ठीक है, अब ये तो स्थापित हो गया कि मतभेद स्वाभाविक हैं और उनके पीछे गहरे कारण हैं। तो क्या जैन दर्शन में इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है, या इन्हें शांत करने का कोई सिद्धांत भी है? मैंने अनेकांत के बारे में सुना है, वो इसमें कैसे मदद करता है? हाँ, बिल्कुल है। और वो सिद्धांत ही जैन दर्शन का हृदय है, अनेकांत। अनेकांत। अनेकांत का मतलब है एक अंत, यानी जिसका कोई एक अंत या एक पहलू न हो। ये हमें सिखाता है कि सत्य किसी एक दृष्टि में कैद नहीं होता, बल्कि उसे समझने के लिए कई दृष्टियों की जरूरत होती है। और इसका सार क्या है? सार एक ही वाक्य में है, दूसरे का पक्ष गलत नहीं, अधूरा हो सकता है। जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी अपनी दृष्टि भी अधूरी हो सकती है, अहंकार पीछे हट जाता है और संवाद की गुंजाइश बनती है। तो ये काम कैसे करता है? हमारे व्यवहार में क्या बदलाव लाता है? अनेकांत हमारे अंदर 3 शांत तत्व लाता है। पहला, सहनशीलता, ये स्वीकार करना कि सिर्फ मैं ही पूरा सच नहीं जानता। दूसरा, सम्मान, ये मानना कि दूसरे का अनुभव भी किसी न किसी पहलू से सही हो सकता है। और तीसरा, समन्वय। समन्वय? हाँ, ये देखना कि अलग अलग पक्ष मिलकर सत्य की ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर बनाते हैं। इससे संघर्ष की जगह सहयोग ले लेता है। तो क्या वे सच में रुककर ये सब सोच सकते हैं? हाँ, इसके लिए जैन शास्त्रों ने एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया दी है। किसी भी मत को परखने के 5 चरण बताए गए हैं। 5 चरण? जी। पहला चरण है सुनो, श्रवण। जो भी कहा जा रहा है उसे बिना काटे, बिना खंडन करने की इच्छा से बस पूरा सुनो। ये तो पहला ही कदम बहुत मुश्किल है, खासकर जब हम किसी बात से असहमत हों। मुश्किल है पर जरूरी है। दूसरा चरण है पक्ष पहचानो, न्याय की पहचान। ये समझने की कोशिश करो कि सामने वाला व्यक्ति किस दृष्टिकोण, किस न्याय से ये बात कह रहा है। क्या वो व्यावहारिक नजरिए से बोल रहा है या तात्कालिक लाभ देख रहा है? बिल्कुल, या फिर किसी सिद्धांत की बात कर रहा है। जब न्याय स्पष्ट होता है तो उसका इरादा भी साफ हो जाता है। ठीक है, सुन लिया और पक्ष भी पहचान लिया, अब आगे क्या? तीसरा चरण है योग्य पक्ष स्वीकारो। उसके मत में जो भी अंश सत्य है, जो तर्क संगत है, उसे खुले मन से स्वीकार करो। चौथा चरण है सीमा पहचानो। कोई भी मत हर परिस्थिति में, हर समय के लिए सही नहीं होता।
ये समझना कि उसकी बात की सीमा क्या है, यही विवेक है। और पांचवा और अंतिम चरण है समन्वय बनाओ। समन्वय। अपनी बात के सत्य अंश और उसकी बात के सत्य अंश को मिलाकर एक ज्यादा बड़ा, संतुलित और शांत निष्कर्ष बनाओ। यही सच्चा समाधान है, जिसमें कोई हारता नहीं बल्कि दोनों की समझ जीतती है। ये प्रक्रिया तो अद्भुत है। ये मतभेद को मिटाती नहीं बल्कि उसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाकर शांत कर देती है। हाँ, क्योंकि ये दोनों पक्षों को सम्मानजनक स्थान देती है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है स्यादवाद। मैं यही पूछने वाला था। आपने बहुत सही कड़ी जोड़ी है। अनेकांत और स्यादवाद में क्या संबंध है, और स्यादवाद इस समाधान में कैसे मदद करता है? अगर अनेकांत एक सोच है, एक दर्शन है, तो स्यादवाद उस सोच को भाषा में, व्यवहार में लाने का तरीका है। अच्छा। स्यादवाद का मतलब है स्यातवाद, यानी सापेक्ष कथन। इसका सार है, जो तुम कह रहे हो वो किसी संदर्भ में सही हो सकता है, लेकिन वो एकमात्र या पूरा सत्य नहीं है। तो ये हमारी भाषा को ज्यादा ईमानदार और कम आक्रामक बनाता है। बिल्कुल, ये हमारे हर वाक्य के आगे एक अदृश्य शर्त लगा देता है। शायद इस नजरिए से ये 3 स्तरों पर काम करके मतभेदों को शांत करता है। वो क्या है? पहला, ये आंशिक सत्य की मान्यता देता है। जब हम दूसरे के कथन में सत्यांश को पहचान लेते हैं तो उसे पूरी तरह खारिज करने की जिद खत्म हो जाती है। दूसरा, ये योग्य पक्ष का स्वीकार करना सिखाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है संदर्भ का विवेक। स्यादवाद का हर स्यात हमें याद दिलाता है कि हर बात एक संदर्भ में कही जाती है। जैसे ही हम उस संदर्भ को समझ लेते हैं, मतभेद अपने आप एक गहरी समझ में बदल जाता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक कंपनी में 2 मैनेजर एक नए प्रोजेक्ट पर बहस कर रहे हैं। एक कह रहा है ये निर्णय सही है, दूसरा कह रहा है ये निर्णय बिल्कुल गलत है। ये तो रोज की कहानी है। हाँ, अब स्यादवाद कहेगा, रुको, पहले दोनों का संदर्भ देखो। हो सकता है जो इसे सही कह रहा है वो मार्केटिंग के नजरिए से, यानी लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू के संदर्भ में बोल रहा हो, और दूसरा? और जो इसे गलत कह रहा है वो फाइनेंस के नजरिए से, यानी इमीडिएट कॉस्ट के संदर्भ में बोल रहा हो। दोनों अपने अपने संदर्भ में सही है ना? हाँ, सही है। जब दोनों संदर्भ मेज पर आ जाते हैं तो टकराव खत्म हो जाता है और एक बेहतर निर्णय लेने का रास्ता खुलता है। बहस चर्चा में बदल जाती है। ये तो दार्शनिक और तार्किक समाधान हुए और ये वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। कई बार बहस तर्क के बारे में होती ही नहीं। वह हमारे मन के विकारों से, हमारे अहंकार से आगे बढ़ती है। जब किसी बहस में हमारा अहम दांव पर लग जाता है, तब ये सारे सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में जैन शास्त्र क्या कहता है? आपने उस नस पर हाथ रख दिया है जहां से ज्यादातर मतभेद संघर्ष का रूप लेते हैं। जैन दर्शन बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। वो कहता है मतभेद बुद्धि से नहीं, मन के विकारों से बढ़ते हैं। मन के विकारों से? हाँ, जब तक मन शांत है हर मतभेद सुलझा सकता है, लेकिन जैसे ही मन में विकार आते हैं, साधारण सी बात भी युद्ध बन जाती है। शास्त्र इसके 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं। और वो क्या है? पहला और सबसे बड़ा कारण है अभिमान, ईगो। यह वो भावना है जो कहती है मेरी बात ही अंतिम सत्य है। यह बात सही या गलत होने की नहीं रह जाती, बल्कि मैं सही हूं यह साबित करने की हो जाती है। सही बात है। इसका समाधान है वस्तु को उसके गुण से पहचानो, अपने मत से नहीं। अपने विचार को अपनी पहचान से अलग करना सीखो। ये तो बहुत अभ्यास की बात है। और दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण? दूसरा कारण है पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। इसका मतलब है पहले से बना हुआ निर्णय। हम में से ज्यादातर लोग किसी चर्चा में सच जानने के लिए नहीं, बल्कि जो हम पहले से मानते हैं उसे सही साबित करने के लिए उतरते हैं। इससे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं शायद। बिल्कुल। हम नए तथ्यों को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने पुराने निर्णय में फिट करने की कोशिश करते हैं। इसका शास्त्रीय समाधान है पहले सुनो, फिर विचार करो और अंत में निर्णय लो। निर्णय कभी भी तथ्य से पहले नहीं आना चाहिए। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे आम है, वो है भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शन, यानी भावना पहले, समझ बाद में। अच्छा। इसमें व्यक्ति सामने वाले के शब्दों के तर्क पर नहीं, बल्कि उसके कहने के लहजे पर, टोन पर प्रतिक्रिया देता है।
किसी ने भले ही सही बात कही हो, लेकिन अगर उसका लहजा थोड़ा भी तीखा था तो हम बात को छोड़कर उस लहजे पर हमला कर देते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। इसका एक ही समाधान है और वो बहुत सरल है। प्रतिक्रिया देने से पहले बस एक क्षण ठहरो, मन को स्थिर करो। वो एक क्षण का ठहराव मतभेद को संघर्ष बनने से रोक सकता है। तो इसका सार ये हुआ कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हमारा अभिमान घटता है, हमारा पूर्वाग्रह हटता है और हमारी भावनाएं शांत होती हैं, तभी संवाद का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल, मन शांत हो जाए तो बड़े से बड़ा मतभेद भी स्वयं शांत हो जाता है। अब तक जितना समझ सकें उसे यहीं थाम लेते हैं और मन को थोड़ा शांत कर आगे की बातों को ग्रहण करने की तैयारी करते हैं। चलिए, अब उसी शांत और सीखने वाली भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और उन विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। कि जैन दर्शन में संवेदनशील सोच का ठीक मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ विनम्र होना है या इसका कोई गहरा शास्त्रीय आधार भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये शब्द जितना सरल लगता है ना, हाँ, इसका आधार उतना ही गहरा है। जैन दर्शन में संवेदनशील सोच का अर्थ सिर्फ विनम्रता नहीं है। अच्छा, बल्कि इसका मतलब है किसी भी बात पर आप कह सकते हैं तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर सोचना। बिल्कुल, उसे संयम, विवेक और अहिंसा के भाव से समझना। यह मन की वो स्थिति है जिसमें हम ये स्वीकार करते हैं कि सामने वाले के अनुभव, उनकी परिस्थितियां और ज्ञान की सीमाएं हमारी अपनी परिस्थिति से अलग हो सकती हैं। अच्छा। और हाँ, इसका आधार पूरी तरह से शास्त्रीय है, जो मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिका है। 4 स्तंभ, ये दिलचस्प है। तो ये सोचने का एक पूरा ढांचा हुआ। जी। पहला स्तंभ कौन सा है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार मिलता है आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र। वहां वे बताते हैं कि अहिंसा सिर्फ किसी को शारीरिक कष्ट न देना नहीं है, बल्कि विचार और वाणी के स्तर पर भी कठोरता को त्यागना है। अच्छा। संवेदनशील सोच की यात्रा आप कह सकते हैं यहीं से शुरू होती है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। हम अहिंसा को अक्सर शारीरिक हिंसा तक ही सीमित कर देते हैं। सही है। लेकिन विचारों और शब्दों की हिंसा शायद ज्यादा होती है और ज्यादा गहरा घाव देती है। बिल्कुल। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने हमसे थोड़े तीखे स्वर में बात की। हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? नाराजगी या फिर पलटकर जवाब देना? एकदम। लेकिन संवेदनशील सोच कहती है, एक पल रुको, उसके संदर्भ को समझो। शायद वो किसी तनाव में हो, शायद जल्दबाजी में हो, या शायद उसकी बात का वो मतलब ही ना हो जो मैंने समझा। अच्छा। तुरंत नाराज होने के बजाय रुककर सोचना, यही वैचारिक अहिंसा है। यानी शब्दों के पीछे की संभावित परिस्थिति को समझना, ये अहिंसा का एक सूक्ष्म रूप है। जी। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन सिर्फ भावना समझना काफी नहीं होगा, क्योंकि हमारी अपनी धारणाएं भी तो होती हैं। बिल्कुल। जो हमें सही सुनने ही नहीं देती। क्या दर्शन इस पर भी कुछ कहता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही हमें दूसरे आधार पर ले जाता है। अच्छा। जो आचार्य समंत भद्र की आप्तमीमांसा से आता है। वे कहते हैं कि इंसान गलत फैसले अक्सर तब लेता है जब वो पहले से बनी धारणाओं के आधार पर सुनता है। प्रीकंसीव्ड नोशंस। हाँ। तो संवेदनशील सोच हमें योग्य परीक्षा करना सिखाती है। योग्य परीक्षा मतलब पहले पूरी बात सुनो, सारे पक्ष देखो, फिर शांत होकर विचार करो और तब कोई निष्कर्ष निकालो। बिना पूरी तरह परखे कोई निर्णय नहीं। बिल्कुल। योग्य परीक्षा, ये तो आज के दौर में बहुत जरूरी है ना, जहां हम कुछ सेकंड में ही राय बना लेते हैं। सही कहा। हम अक्सर आधी अधूरी बात सुनकर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। तो तीसरा आधार क्या है? तीसरा है नए परंपरा। ये जैन दर्शन का एक बहुत अनूठा सिद्धांत है। नए परंपरा? हाँ, ये सिखाता है कि सत्य बहुआयामी होता है और हर व्यक्ति एक ही घटना को अपने अपने नजरिए या पक्ष मतलब नए से देखता है। अच्छा, अलग अलग दृष्टिकोण से? जी। कोई उसे समय की दृष्टि से देखता है, कोई स्थान की, कोई उपयोगिता की। कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में अधूरा है, पूर्ण नहीं। संवेदनशील सोच ये मानती है कि सामने वाला भी किसी ऐसे ही पक्ष से देख रहा है जो शायद मेरे पक्ष से अलग है, पर वो भी अपनी जगह सही हो सकता है। अच्छा। ये स्वीकार्यता ही मतभेद को संघर्ष बनने से रोकती है। ये स्वीकार करना कि मेरा नजरिया ही एकमात्र सच नहीं है, ये तो अहंकार पर सीधी चोट है। बिल्कुल। और चौथा और अंतिम आधार? वो आचार्य कुंद के प्रवचन सार से आता है। वे कहते हैं
कि सच्चा विवेक तब जन्म लेता है जब मन शांत और संयमित हो। अच्छा। उत्तेजित या अशांत मन सही गलत का भेद नहीं कर सकता। इसलिए संवेदनशील सोच का अंतिम आधार है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति। जी, जब मन शांत होता है तभी हम दूसरों की पीड़ा, उनकी सीमाओं और उनकी स्थितियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, ये सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं है। नहीं, ये तो सोचने का एक पूरा आध्यात्मिक ढांचा है। इसकी नींव है अहिंसा, मतलब किसी के लिए कठोर विचार न रखना। सही। फिर आती है योग्य परीक्षा, यानी अपनी धारणाओं को अलग रखकर बात को परखना। उसके बाद है नए दृष्टि, ये स्वीकारना कि सामने वाले का नजरिया भी सही हो सकता है। बिल्कुल। और इन सब का आधार है शांत विवेक, जो आंतरिक संयम से आता है। ये तो एक पूरी साधना है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। संवेदनशील सोच का सार यही है: अहिंसा, योग्य परीक्षा, पक्ष स्वीकार और शांत विवेक। इन्हीं 4 स्तंभों पर आधारित सोच मतभेदों को शांत करती है और संवाद में सहजता लाती है। यह सैद्धांतिक रूप से तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगर कोई इसे अपने जीवन में, अपने रिश्तों में अपना चाहे, या फिर व्यावहारिक चरण क्या होंगे? क्या ये सिर्फ एक भावना है जिसे महसूस करना है, या इसका कोई अनुशासन भी है जिसका पालन किया जा सकता है? ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक पूरा अनुशासन है। अच्छा। जो 3 व्यवहारिक चरणों से बनता है। पहला सुनना, दूसरा विचार करना और तीसरा संयमित उत्तर देना। सुनना, विचार करना और संयमित उत्तर देना। जी, और ये तीनों चरण सीधे उन्हीं 4 शास्त्रीय आधारों से जुड़े हैं जिनकी हमने अभी बात की। इन्हें थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहला चरण है सुनना। हम सब सुनते हैं, पर यहाँ सुनने का क्या विशेष अर्थ है? यहाँ सुनने का अर्थ है बिना किसी पूर्वाग्रह के, सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने के इरादे से सुनना। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ये तो सही बात है। ये चरण नए दृष्टि और अहिंसा का पहला कदम है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार वैचारिक अहिंसा के लिए आवश्यक है कि हम सामने वाले की बात को बिना कठोरता के सुने। अच्छा। और नए दर्शन कहता है कि किसी भी मत को समझने से पहले उसके पक्ष को ग्रहण करना होता है। सुनना उसी ग्रहण का पहला कदम है। जब हम सच में ध्यान से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाला किस स्थिति, किस दृष्टि और किस अनुभव से बोल रहा है। ये सुनना तो एक साधना जैसा लगता है, क्योंकि हमारा मन तो लगातार अपनी राय बनाता रहता है। बिल्कुल। सुनने के बाद आता है विचार करना। इसका क्या महत्व है? विचार करना आत्मीमांसा की योग्य परीक्षा का व्यवहारिक रूप है कि बिना योग्य परीक्षा के बनाया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। विचार करने का अर्थ है सुनी हुई बात को भीतर ले जाकर शांत मन से परखना। यह चरण हमें अपनी पूर्व धारणाओं और तात्कालिक भावनाओं के जाल से बचाता है। अच्छा। जैसे किसी ने कुछ कहा तो हम तुरंत उसका अर्थ न निकालें, बल्कि सोचें उसका संदर्भ क्या था, उसकी मंशा क्या हो सकती थी, उसकी अपनी क्या सीमाएं थीं। यही संवेदनशीलता का मध्य और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और अंतिम चरण संयमित उत्तर देना, मुझे लगता है ये सबसे कठिन होगा। ये कठिन लगता है, लेकिन अगर पहले 2 चरण सही हो तो यह स्वाभाविक रूप से आता है। अच्छा। यह प्रवचन सार के आंतरिक संयम पर आधारित है। आचार्य कुंदकुद कहते हैं कि वाणी का संयम तभी संभव है जब मन शांत हो। तो संयमित उत्तर केवल चुने हुए शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मन की शांति का परिणाम है। सही बात है। संवेदनशील सोच का तीसरा चरण ये सिखाता है कि उत्तर ऐसा हो जो अहिंसा, स्पष्टता और विनम्रता को बनाए रखे, और जिसका उद्देश्य बहस जीतना नहीं, बल्कि समझ को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। इससे संवाद टूटता नहीं, बल्कि और गहरा होता है। तो ये एक श्रृंखला है, ध्यान से सुनना, नए और अहिंसा के आधार पर, फिर शांत होकर विचार करना, योग्य परीक्षा, और अंत में विनम्रता से जवाब देना, आंतरिक संयम से। ये केवल अच्छा व्यवहार नहीं है, नहीं, बल्कि जैन दर्शन की एक पूरी प्रक्रिया है जो मतभेद को समझ और शांति में बदल सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक आंतरिक अनुशासन है। क्या हम इसे कुछ और ठोस उदाहरणों से समझ सकते हैं? जरूर। असल जिंदगी में यह सोच मतभेदों को कैसे सुलझाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। संवेदनशील सोच मतभेद को दबाती नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखती है। अवसर?
हाँ, ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति को और स्पष्ट रूप से समझ सकें। हम 3 अलग-अलग स्थितियों से उदाहरण लेते हैं: परिवार, दोस्ती और काम की जगह। जरूर, ये तीनों ही हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। पहला उदाहरण परिवार से लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप दिन भर के काम से थक कर घर आते हैं और किसी प्रियजन से कुछ पूछते हैं और जवाब मिलता है, अभी नहीं हो सकता, वो भी तेज स्वर में। हाँ, ऐसा होता है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मन में चोट लगेगी, गुस्सा आएगा। हाँ, कि ये मुझसे नाराज है या मेरी परवाह नहीं है। एकदम। पर संवेदनशील सोच यहाँ रुककर पूछती है, क्या वो किसी तनाव में है? क्या उसका दिन खराब गया? क्या कोई और दबाव रहा होगा? जैसे ही हम ये सोचते हैं, हमारा गुस्सा कम हो जाता है और हम स्थिति को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं देखते। अच्छा। ये तत्वार्थ सूत्र की अहिंसा का पालन है। आचार्य उमा स्वामी के अनुसार अहिंसा केवल बाहरी हिंसा से बचना नहीं, वाणी के कठोर अर्थ से भी बचना है। इस एक विचार से ही घर का माहौल बिगड़ने से बच जाता है। ये बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दोस्ती का था। हाँ, मित्रता में बहस। मान लीजिए 2 घनिष्ठ मित्र किसी बात पर अलग राय रखते हैं, शायद किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर। बहस तेज हो जाती है। एक कहता है, तुम मेरी बात समझते ही नहीं, और दूसरा कहता है, मैं तो सही हूं, तुम गलत सोच रहे हो। बिल्कुल। अगर इनमें से कोई एक भी संवेदनशील सोच अपनाए तो वो बहस जीतने के बजाय समझने की कोशिश करेगा। अच्छा। वो सोचेगा, क्या मैंने इसकी पूरी बात सुनी या मैं बस अपनी धारणा साबित करने में लगा हूं? मतलब योग्य परीक्षा। हाँ, जैसे ही ये योग्य परीक्षा मन में आती है, दोनों को महसूस होता है कि बहस सही गलत की नहीं थी, बल्कि अनसुनी बातों की थी। आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि निर्णय से पहले योग्य परीक्षा अनिवार्य है। मतभेद तभी शांत होते हैं जब हम बात को पूरा समझकर निर्णय लेते हैं। और तीसरा उदाहरण कार्यस्थल का। वहां तो मतभेद होना बहुत आम बात है। हाँ, कार्यस्थल पर असहमति। मान लीजिए, ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेकर 2 सहकर्मियों में मतभेद है। ठीक है। एक के लिए वो काम बहुत सरल है क्योंकि वह व्यवहार नय से दिख रहा है, यानी सतही तौर पर। दूसरा उसे बहुत कठिन मान रहा है क्योंकि वह क्षमता नय से देख रहा है, यानी उसे पूरा करने के लिए क्या-क्या साधन लगेंगे इस दृष्टि से। अच्छा, दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं। बिल्कुल, दोनों अपने अपने नय से सही हैं। यदि इनमें से एक व्यक्ति भी संवेदनशील सोच अपनाकर यह कह दे, मैं समझता हूं कि तुम इसे कठिन क्यों कह रहे हो, तुम्हारा दृष्टिकोण भी सही है, चलो बीच का कोई रास्ता ढूंढते हैं। सही बात है। तो पूरा वातावरण हल्का हो जाता है। सही बात है। यह नए परंपरा और प्रवचन सार का मेल है। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट करते हैं कि कैसे ये सोच विरोध को समझ और सहयोग में बदल देती है। ये तो मतभेदों को संभालने की बात हुई जी, लेकिन क्या जैन दर्शन में उन्हें किसी स्थायी समाधान तक पहुंचाने की भी कोई व्यवस्थित प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल है। और ये बहुत ही तार्किक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें 4 चरण है। 4 चरण? जी, इसका क्रम बहुत आवश्यक है। तर्क, संवाद, स्वीकार और समायोजन। तर्क, संवाद, स्वीकार और समायोजन। हाँ, और ये चारों चरण जैन दर्शन के उन्हीं मूल आधारों पर टिके हैं जिनकी हमने बात की: योग्य परीक्षा, अहिंसा, नए दृष्टि और संयम। तो पहला चरण तर्क है। हाँ, आमतौर पर तर्क को हम बहस से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ इसका क्या अर्थ है? यहाँ तर्क का अर्थ बहस या विवाद नहीं, बल्कि योग्य परीक्षा है। अच्छा। यानी किसी बात को सही ढंग से निष्पक्ष होकर परखना। आचार्य समंतभद्र के अनुसार जब तक बात को निष्पक्षता से परखा नहीं जाता, तब तक कोई भी समाधान स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए पहला चरण हमेशा तर्क है, जहां हम ये देखते हैं कि इस विषय पर मेरी जानकारी क्या है, सामने वाला किस आधार पर बोल रहा है, और सत्य का कौन सा पक्ष मेरे सामने है और कौन सा मुझसे छिपा है। बिल्कुल। तर्क से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही दूसरा चरण संवाद आता है। यह क्रम दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि बिना तर्क के संवाद सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही है। जब तर्क के माध्यम से दोनों पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं, तब संवाद शुरू होता है। और इस संवाद का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि समझना है। जैन अहिंसा कहती है कि वाणी का उपयोग ऐसे हो जिससे सामने वाले के मन में कठोरता या भय ना आए। संवाद इसीलिए दूसरा चरण है। संवाद के बाद तीसरा चरण है स्वीकार। ये बहुत महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
नए दर्शन बताता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और हर व्यक्ति किसी एक पहलू से सही हो सकता है। स्वीकार का अर्थ है ये मानना कि मैं ये मानता हूं कि सत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारी बात में भी है। ये समर्पण नहीं बल्कि सत्य के प्रति सम्मान है। बिल्कुल। जैसे ही ये भाव आता है, मतभेद संघर्ष में नहीं बदलते। यही वो बिंदु है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के नए को यानी दृष्टिकोण को पहचानते हैं और सम्मान देते हैं। और इस स्वीकृति के बाद ही अंतिम चरण समायोजन संभव होता है। जी, आचार्य कुंत के अनुसार समायोजन बुद्धि का वो कार्य है जो तभी संभव है जब मन शांत और संयमित हो। समायोजन का अर्थ कोई मजबूरी का समझौता नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता निकालना है जहां दोनों पक्ष सहज रूप से बिना किसी दबाव के चल सकें। और यही स्थायी समाधान है। जी, जो किसी को हराने या जिताने से नहीं, बल्कि दोनों की समझ और स्वीकृति से बनता है। आपने कहा था कि इनका क्रम बहुत जरूरी है। हम इन्हें आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पूरी संरचना ढह जाएगी। अच्छा। सोचिए, यदि तर्क बिना योग्य परीक्षा के होगा तो वो केवल हठ या पूर्व धारणा बन जाएगा। यदि संवाद बिना तर्क के होगा तो वो केवल भावनात्मक बहस बनकर रह जाएगा, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सही है। यदि स्वीकार संवाद से पहले होगा तो वो मजबूरी लगेगा, समझ नहीं। और समायोजन? और यदि समायोजन स्वीकार करने से पहले किया जाएगा तो वो कभी भी स्थायी नहीं होगा, क्योंकि मन में विरोध बना रहेगा। अच्छा। इसीलिए जैन पद्धति में समाधान का ये क्रम कभी नहीं बदलता। पहले तर्क, फिर संवाद, फिर स्वीकार और अंत में समायोजन। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक प्रक्रिया है। इस पूरी चर्चा का, इस पूरी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब अभ्यास अंततः एक व्यक्ति में विवेक और आंतरिक शांति कैसे उत्पन्न करता है? विवेक और शांति समझ की परिपक्वता से आते हैं, और अनेकांत स्याद्वाद, जैन दर्शन के दो सिद्धांत इसी परिपक्वता के प्रमुख स्तंभ हैं। ये साधक की दृष्टि को व्यापक बनाते हैं और मन को शांत, संतुलित और अहिंसक बनाते हैं। अनेकांत दृष्टि को व्यापक कैसे बनाता है? अनेकांत का सिद्धांत साधक को ये सिखाता है कि एक ही वस्तु, घटना या विचार के अनंत पहलू हो सकते हैं। अनंत पहलू? जी, ये समझ मन को कठोर और हठी नहीं रहने देती। जब साधक ये स्वीकार कर लेता है कि मेरी दृष्टि पूर्ण नहीं है, ये सत्य का केवल एक पक्ष है, तो भीतर विनम्रता आती है। और विनम्रता ही शांति का पहला आधार? बिल्कुल। नया दर्शन के अनुसार जब ये समझ आती है तो साधक दूसरों को गलत नहीं मानता, बल्कि उनके पक्ष को समझने की कोशिश करता है। यही प्रयास मानसिक टकराव को खत्म कर देता है। तो अनेकांत एक तरह से बौद्धिक विनम्रता सिखाता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता। हाँ, कह सकते हैं। और स्याद्वाद का इसमें क्या योगदान है? आपने सही कहा। और स्याद्वाद उसी विनम्रता को हमारी भाषा और वाणी में उतारता है। यह योग्य वचन और संयम सिखाता है। यह बताता है कि कोई भी कथन अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता, बल्कि वो किसी परिस्थिति, समय, स्थान और दृष्टि पर निर्भर होता है। अच्छा। इसे समझकर साधक अपनी बात ऐसे कहता है, स्यात् यानी शायद, इस दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है। इस प्रकार की भाषा मानसिक उग्रता घटाती है, निर्णय को संतुलित बनाती है और मन में एक हल्कापन पैदा करती है। ये हमें मैं ही सही हूं के बोझ से मुक्त करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अनेकांत और स्याद्वाद मिलकर व्यक्ति के अज्ञान और अहंकार, इन दो सबसे बड़ी मानसिक समस्याओं पर काम करते हैं? बिल्कुल। आचार्य कुंद प्रवचन सार में यही बताते हैं कि अशांति का मूल कारण अज्ञान और अहंकार ही है। अज्ञान और अहंकार? जी। जब साधक अनेकांत और स्याद्वाद के माध्यम से एक व्यापक, संतुलित और विनम्र दृष्टि विकसित करता है तो अहंकार टूटता है, अज्ञान का कोहरा छटता है और मन में सहज शांति प्रकट होती है। अच्छा। संक्षेप में, अनेकांत दृष्टि को विस्तृत करता है, स्याद्वाद वाणी को संतुलित करता है और दोनों मिलकर साधक में आंतरिक शांति, विवेक और विनम्रता उत्पन्न करते हैं। और यही वो प्रक्रिया है जो मन को हल्का, स्पष्ट और अहिंसक बनाती है। जी। ये एक बहुत ही संपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो आज के विभाजित समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर जैन दर्शन एक साधारण मतभेद को संभालने से लेकर गहरी आंतरिक शांति तक पहुंचने का एक बहुत ही व्यवस्थित और व्यावहारिक रास्ता दिखाता है।
और इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे से बदलाव से होती है। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर संवेदनशील सोच अपनाने से। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सोच सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अनुशासन है। ये अहिंसा, योग्य परीक्षा, नए दृष्टि और संयम पर आधारित एक अभ्यास है। ये अलग अलग दृष्टिकोणों से भरी इस दुनिया में बिना उलझे, बिना लड़े रास्ता खोजने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म प्रश्न सामने आता है। यदि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि, अनुभव और परिस्थिति से देखता है, तो फिर सत्य को सही ढंग से देखने की विधि क्या है? और निर्णय लेने से पहले समझ को पक्का करने की जैन प्रक्रिया क्या है? इसी का उत्तर हमें अगले भाग में मिलता है, जहां हम जानेंगे कि पार्ट 8 सत्य को कैसे देखें। हमारी श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें के भाग 8 सत्य को कैसे देखें में अवश्य जुड़ें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।